वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो बंगाल टाइगर के ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के गौरव, हमारे राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर की। हमारे पास जो जानकारी है वो इस शानदार जानवर की पूरी कहानी बताती है, गर्व की, कुछ मुश्किलों की और हाँ, उम्मीद की भी। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये बंगाल टाइगर आखिर है क्या चीज, इनका महत्व क्या है और इन्हें बचाने के लिए क्या हो रहा है। सबसे पहले दिखते कैसे हैं ये, मतलब इनकी पहचान क्या है? हाँ, तो देखिए, ये कोई आम बिल्ली नहीं है। ये है पैंथेरा टाइग्रस टाइग्रेस, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जंगली बिल्ली। इनका रंग वो शानदार पीला नारंगी, उस पर काली धारियां और पेट सफेद। और वजन सुना है काफी भारी होते हैं। अरे बिल्कुल, नर बाघ का वजन 400 किलो से लेकर 570 किलो तक हो सकता है। ओह, और लंबाई भी करीब 10 फीट। वाकई में राजसी जानवर है। गजब। और इनका इतिहास क्या है, मतलब ये हमेशा से भारत में ही थे? नहीं, ऐसा नहीं मानते। माना जाता है कि ये शायद कोई 12,000 से 16,500 साल पहले यहाँ आए। और मजे की बात यह है कि एक जमाना था जब इनका इलाका पश्चिम में तुर्की से लेकर पूर्व में रूस और दक्षिण पूर्व एशिया तक था। तुर्की तक? इतना बड़ा इलाका? हाँ, पर अब तो ये मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में ही सिमट कर रह गए हैं। इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, रॉयल बंगाल टाइगर। ये नाम शायद अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है, जब इनका शिकार एक शाही शौक हुआ करता था। अच्छा, और आजकल भारत में ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं, कैसे जंगलों में रहते हैं? इनकी जो ढलने की क्षमता है ना, वो कमाल की है। ये सूखे पर्णपाती जंगलों में भी रह लेते हैं और सुंदरबन के मैंग्रोव में भी, जहां ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। अच्छा, तैरते भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर हिमालय की तलहटी के जो घास के मैदान हैं, वहां भी पाए जाते हैं। भारत में कॉर्बेट, कान्हा, बांधवगढ़, बांदीपुर, ये सब इनके जाने माने घर हैं। लेकिन ये सुनने में आता है कि इनका घर, मतलब जंगल, वो कम हो रहा है और इनकी गिनती भी चिंता का विषय रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सबसे बड़ी चिंता है। आप सोचिए, 100 साल पहले लाखों बाघ थे, लेकिन बेहिसाब शिकार और जंगल कटने की वजह से 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तब भारत में मुश्किल से 1800 बाघ बचे थे। सिर्फ 1800? बाप रे, मतलब बिल्कुल खत्म होने के कगार पर थे। हाँ, लगभग वही स्थिति थी। तो क्या प्रोजेक्ट टाइगर और जो दूसरे प्रयास हुए, उनसे कुछ सुधार हुआ? आंकड़े क्या बताते हैं? हाँ, ये अच्छी खबर है। संरक्षण के प्रयासों ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, 2006 में भारत में सिर्फ 1411 बाघ गिने गए थे। 2018 में ये संख्या बढ़कर 2,967 हो गई और 2022 का जो ताज़ा अनुमान है वो 3,167 से 3,682 के बीच है। अरे वाह, ये तो काफी बढ़ोतरी है ना? और 2023 में पूरी दुनिया में करीब 5,574 जंगली बाघ थे। बांग्लादेश के सुंदरबन में भी हाल में 125 बाघ मिले, जो 9 साल में 10% ज्यादा हैं। नेपाल में 355, भूटान में 131, भारत में तो दुनिया के 75% से ज्यादा जंगली बाघ रहते हैं। ये तो कमाल की वापसी है। भारत ने वो अंतर्राष्ट्रीय TX2 लक्ष्य भी पूरा कर लिया, बाघों की संख्या दोगुनी करने वाला। लेकिन क्या अब सब ठीक है या खतरे अब भी हैं? देखिए, सफलता तो मिली है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। खतरे कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा आज भी इंसान ही है। अवैध शिकार? हाँ, खाल, हड्डियां और पारंपरिक दवाओं में इनके अंगों की मांग है, ये अब भी जारी है। दूसरा बड़ा खतरा है इनके घर का उजड़ना। जंगल कट रहे हैं खेती के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बस्तियां बसाने के लिए। तो फिर इंसानों से टकराव भी बढ़ता होगा? जाहिर है, जब बाघ का इलाका सिकुड़ता है, शिकार कम मिलता है, तो वो गांवों के पास मवेशियों पर हमला कर देते हैं और फिर लोग डर या गुस्से में उन्हें मार देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जलवायु परिवर्तन का भी असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, खासकर सुंदरबन जैसे तटीय इलाकों में समंदर का पानी बढ़ने से उनका घर डूब रहा है। ये एक नया खतरा है। तो इन सब चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा और क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर तो अब 55 रिजर्व तक फैल चुका है। फिर 2005 में NTCA बनी, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वो निगरानी और प्रबंधन देखती है। वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 शिकारियों को सजा देता है। और जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है, जैसे सुंदरबन में बाड़ लगाना, गश्त बहाना। भूटान में UNEP की मदद से संख्या 27% बढ़ी है। और सबसे अहम बात, स्थानीय लोगों को साथ लेना।
जैसे गुजरात में मालधारी समुदाय है, वो सौर बाड़ लगा रहे हैं, दूसरे काम धंधे अपना रहे हैं ताकि टकराव कम हो। अच्छा, तो मतलब समुदाय भी मदद कर रहे हैं। हाँ, उनके बिना ये संभव ही नहीं है। तो ताज़ा स्थिति ये है कि भारत में लगभग 3682 बाघ हैं। सुंदरबन में हिरन जैसे शिकार जानवरों का बढ़ना भी अच्छा संकेत है। पर म्यांमार, मलेशिया जैसे देशों में चिंता बनी हुई है। लेकिन एक बुनियादी सवाल, हमें बाघों को बचाने की जरूरत ही क्यों है? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत है? नहीं, बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, बाघ जंगल की सेहत का आईना है। वे सबसे ऊपर के शिकारी हैं, तो वो हिरन, जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जानवरों की आबादी को काबू में रखते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे जंगल में पेड़ पौधों का संतुलन बना रहता है, पूरा जंगल स्वस्थ रहता है। वो कार्बन सोखते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करते हैं। और पर्यटन का भी फायदा होता होगा? बिल्कुल, टाइगर टूरिज्म से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। और हाँ, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी तो हैं, हमारी पहचान का हिस्सा है। सही कहा, बंगाल टाइगर की दसाड़ वो असल में जंगल के जिंदा होने का सबूत है। अगर ये आवाज खामोश हो गई तो इसका मतलब है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हम सब की है। हमें अवैध वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को ना कहना होगा, जंगलों को बचाने में मदद करनी होगी और जागरूकता फैलानी होगी। हाँ। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसा भूटान या भारत में मालधारी समुदाय कर रहा है, इंसान और बाघ साथ रह सकते हैं। तो इस साथ रहने के तरीके को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जंगल के इस राजा को देख सकें। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप यहाँ पर एशियाटिक लाइन का वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।